जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने पाठ 9 सरिता हाजिर में अभ्यास प्रश्नों के बाद शब्द ज्ञान में समास का अध्ययन हमने प्रारंभ किया था। समास के अध्ययन में हम लोगों ने समास, समस्त पद के दो भाग यानी पूर्व पद और उत्तर पद, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। समास के कुछ 3 भेद आपके पढ़ने हैं, 6 भेद हैं, 6 में से सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं आपकी इस पुस्तिका में या उस पुस्तक में। तो हम तत्पुरुष समास पढ़ चुके थे। अब हम आज इस कक्षा में तत्पुरुष के बाद जो अन्य समास आपको पढ़ने हैं जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो आप पृष्ठ संख्या 42 यानी दूसरा जो आपका समास तत्पुरुष के बाद वो हमें पढ़ना है द्वंद्व समास। हमें क्या पढ़ना है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो है ख आपका जो दिया गया है आपकी पुस्तिका में, पुस्तक में, वो ये है कि द्वंद्व का अर्थ है मतभेद, लड़ाई। द्वंद्व यानी युद्ध, आपस में लड़ाई, मतभेद, जहां पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। समास में पहले ही मैंने बता दिया है आपको कि 2 पद होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो इसमें द्वंद्व समास में क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विपरीत हो, एक दूसरे विपरीत, एक दूसरे से द्वंद्व करते हो, एक दूसरे के उल्टा हो, विपरीत हो, वहां द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ऐसे शब्दों में योजक शब्द और अथवा का लोप होता है, और इनका लोप का मतलब है और अथवा, ये 2 प्रकार के जो शब्द जो जोड़ने का कार्य करते हैं 2 विपरीत शब्दों को, इसका लोप यानी ये अदृश्य होता है, ये गायब होता है। और इसकी जगह पर आपको द्वंद्व समास के उदाहरणों के बीच में ये डैश यानी छोटा जो है ये योजक चिन्ह इसे बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं हाइफन। योजक चिन्ह होता है, यानी ये जो होता है आपका इन 2 शब्दों के बीच में पाया जाता है योजक चिन्ह, जिसे हाइफन कहते हैं, जोड़ने का कार्य करता है। इसका मतलब है कि इनके बीच में और या अथवा शब्द लगा हुआ है, जिसको खत्म करने के लिए, अदृश्य करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हम देखेंगे इसमें समस्त पद में आपके जो कॉलम बने समास विग्रह में उदाहरण में दिया जाएगा दादा दादी, इसमें लिखा है समास विग्रह में दादा और दादी। तो हम देखेंगे कि ये जो योजक चिन्ह है इसको हटा के जब समास विग्रह यानी उस वाक्य को हम पूरा लिखते हैं छोटे वाक्यांश के रूप में, पदबंध के रूप में, तो देखेंगे हम इसमें और आकर जुड़ गया, यानी वो योजक चिन्ह तो हट गया, उसके जब क्या जुड़ गया? और जुड़ गया। इसी प्रकार नीचे देखेंगे दिन रात, तो दिन और रात, आज कल, तो आज और कल, ऊपर और नीचे, उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा। इस पर हम देखेंगे कि योजक चिन्ह को हटाने के पश्चात जब विग्रह कर रहे हैं और शब्द का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। और क्या है? योजक शब्द है, 2 विपरीत शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है, जो द्वंद्व समास में अदृश्य करके उसको योजक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरा जो है आपका ग, वो है द्विगु समास। द्विगु समास में दिया गया है जिन समस्त पदों में पूर्व पद, यानी समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद हर समास में। तो पूर्व पद और उत्तर पद में पूर्व पद जो होता है द्विगु समास के अंतर्गत वो संख्यावाचक होता है, यानी उससे संख्या प्रदर्शित होती है, उससे पता चलता है कि 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 12 है, या 20 है, या सहस्त्र है, या 100 है, या जो भी संख्याएं आपको अगर पूर्व पद में मिलती है, यानी प्रथम ही संख्या वाची अगर होता है तो उस पूरे शब्द को, पूरे उदाहरण को हम द्विगु समास के अंतर्गत लेते हैं। तो हम देखेंगे जिन समस्त पदों में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, यानी उत्तर पद जो होता है उसकी वो विशेषता बताता है, किस रूप में? संख्या के रूप में विशेषता बताता है, यानी वो जुड़ा हुआ होता है उस अंतिम, यानी उत्तर पद से पूर्व पद क्या होता है, इस प्रकार जुड़ा होता है कि वो उत्तर पद की संख्या के रूप में विशेषता बताता है। और समस्त पद समूह का बोध कराए, एक ग्रुप का बोध कराए और आगे संख्या हो तो उस वस्तु का बोध कराता है जो समूह में है, उन्हें द्विगु समास कहते हैं। इसका उदाहरण आपका दिया गया है चौमासा। इसका हम विच्छेद करेंगे तो होगा 4
चौ से आपका हो गया 4 मास यानी महीने, 4 महीनों का समूह। मास से यहाँ क्या मतलब है? मासा से यहाँ मतलब है मास यानी महीने, मंथ, यानी 4 महीने, 4 मासा, 4 महीनों का समूह, 4 महीनों का समूह। इसी प्रकार हम देखेंगे आगे दिया है त्रिलोक। त्रिलोक तो हम लोग को अलग कर देंगे और इसकी संख्या की विशेषता किससे बता रहा है? 3 से यानी 3 से, तो इसका विच्छेद हो जाएगा 3। लोक यानी लोक से आप परिचित है, 3 लोकों का समूह। यानी समूह को दिखाता है कि कितने संख्या है इस समूह यानी इस वस्तु के पीछे, यानी कौन सी वस्तु? लोक। लोक कितने हैं? 3, तो 3 लोगों का समूह यानी समाहार, ग्रुप। नवरात्र, 9 रातों का समूह। शताब्दी, शत आब्दी, शत मीन 100, आब्दी यानी वर्ष, आब्दी यानी वर्ष, 100 वर्षों का समूह। अठन्नी, अठ अन्नी, अठ यानी 8, अन्नी यानी आनों का समूह। नेक्स्ट है आपका पंचतत्व। पंच मीन्स 5, तत्व मीन्स तत्वों का समूह। चतुर्भुज, 4, चतुर्भुज होता है 4, भुज यानी भुजा, 4 भुजाओं का समूह। पंचतंत्र, पंच यानी 5, तंत्र यानी आपको समझ है 5 तंत्रों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। और त्रिगुण यानी 3 गुणों, त्रि यानी 3 गुण यानी परिचित है क्वालिटी, 3 गुणों का समूह। तो ये दोनों समास आपके समाप्त हुए। 3 प्रकार के समास मुझे हमें पढ़ने थे, तत्पुरुष पढ़ना था, द्वंद्व पढ़ना था और द्विगु पढ़ना था। ये तीनों समास आपके आज समाप्त हुए पठन कार्य में। इस पर हम आधारित जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं वो दिया गया है गृह कार्य में। गृह कार्य में आप गृह कार्य में आपको करना है, आओ करें पाठ। और आओ करें 6। ये 2 प्रकार के गृह कार्य हैं जिन्हें आपको करनी अपनी उत्तर पुस्तिका में, उसे पूरा करके आप विद्यालय भेजेंगे ताकि उन्हें चेक किया जा सके और इस बात की ये संतुष्टि की जा सके कि आप ये पाठ को अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से जानकारी आपको मिली है या नहीं। और संबंधित जो टॉपिक है इसमें कोई अगर समस्या आपको होती है तो आप उसे संपर्क कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों के पास मेरा संपर्क सूत्र होगा, कांटेक्ट नंबर होगा। आप उससे या फिर विद्यालय में लिखित रूप में अपनी कॉपी जमा करके या फिर उसमें जो प्रश्नों की क्वेरी है, जो प्रश्न आप जानना चाहते हैं उनके बारे में आप उस तरह से भी पूछ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेस में जो ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उसके द्वारा, या फिर आप पर्सनल नंबर पर जो भी आपकी समस्या है उसे आप पूछ सकते हैं। जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं समाज से संबंधित। तो ये जो 2 प्रश्न हैं आपके अभ्यास प्रश्न यानी 5 और 6, ये जो पढ़ाया गया है पाठ उसी पर आधारित आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। इनको आपको करना है। पृष्ठ संख्या 42 और 43 में जो दिया गया है, वह बंधन से मुक्त रहना चाहता है। तो बंधन से मुक्त, तो उसको हम समास का मतलब है बड़े से छोटा कर देना, बड़ा वाक्यांश से उसको सिकुड़ कर छोटा कर देना, उसको संक्षिप्त करना, उसको लघु रूप में लिखना ही समास कहलाता है। तो समस्त पद में परिवर्तित करना है। समस्त पद को क्या कहते हैं? बड़े से छोटा करके लिख दिया जाता है। तो बंधन से मुक्त, तो एक मैं बता दे रहा हूं, उसको लिखेंगे बंधन मुक्त। इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इसमें से यानी इसमें कारक चिन्हों का लोप हुआ। मैंने पहले ही बताया कि कारक चिन्हों का लोप जहां पे होगा उस कारक चिन्हों के लोप के कारण वहां पर तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पर से बंधन से मुक्त यानी अपादान कारक है, तो अपादान कारक यानी अपादान तत्पुरुष होगा। तो यहाँ कारक चिन्ह से है अपादान का, इसलिए कारक चिन्हों का लोप यहाँ हो रहा है, यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा बंधन से मुक्त यानी बंधन मुक्त। इसी प्रकार हम सारी जो दिए गए हैं एग्जाम्पल, इसमें जो रेड से यानी लाल अक्षरों से जो अंकित है सिर्फ उन्हीं का हमको समस्त पद बनाना है, यानी बड़े से छोटा कर देना है। बाकी सारे वाक्य को आप उसी तरह लिख देंगे।
दूसरा है आपका आओ करे छह। जैसे मान लीजिए पहला है आपका वह बंधन से मुक्त रहना चाहता है, तो इसको हम संशोधन करके लिखेंगे वह बंधन मुक्त रहना चाहता है। से को हम हटा देंगे, बंधन मुक्त एक ही में करके लिख देंगे बंधन मुक्त रहना चाहता है। इसी प्रकार हम सबको संशोधन करके और जो लाल अक्षर से लिखे गए हैं उन सारे पदों को छोटा करके और उस वाक्य को फिर से दोबारा उसी तरह लिख देंगे। वाक्य में कोई फेरबदल नहीं करना है, सिर्फ लाल अक्षर से जो शब्द लिखे गए हैं उन्हीं को बड़े से छोटा करना है, उसका समास बनाना है, समास पद बनाना है। दूसरा है आपका अवकरेक्षा, इसमें समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। अब आपको परीक्षा भवन, परीक्षा भवन, तो इसका हम विग्रह कैसे करेंगे? विग्रह यानी विग्रह करने का मतलब है जो समस्त पद दिया गया उसको बड़ा करना, उसको बड़ा करके विस्तृत रूप में लिखना। और समास यानी समस्त पद का मतलब है जो बड़े में दिया गया उसको छोटा करके लघु रूप में लिखना, शॉर्ट में लिखना। तो इसका मतलब आप समझ गए हैं कि समास या समस्त पद यानी बड़े को छोटा करना और समास विग्रह का मतलब है छोटे को बड़ा करना। तो ये सब छोटे में दिए गए इनको बड़ा करना है। तो परीक्षा भवन, इसका हम विग्रह करेंगे तो बड़ा हो जाएगा परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? संप्रदान है। यहाँ के लिए का जो चिन्ह आप नया जब विग्रह करने के पश्चात जो के लिए आपका शब्द है, शब्द युग में है के लिए, वो संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। ये आप लिखेंगे ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है परीक्षा भवन, यहाँ पे होगा परीक्षा के लिए परीक्षा के लिए भवन। तो ये के लिए जो है ये किसका है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान का ये कारक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर कारक चिन्हों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में पहला समास का भेद आप लोगों ने पढ़ा पिछली कक्षा में। तो के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। तो यहाँ संप्रदान कारक है, इसलिए कारकों का जहाँ प्रयोग है वहां पर तत्पुरुष समास होगा। तो इसके आगे हम ये परीक्षा भवन, उसके आगे लिखेंगे परीक्षा के लिए भवन, उसके आगे आप ब्रैकेट में लिख देंगे उसके आगे आप ब्रैकेट में लिख देंगे तत्पुरुष समास। इसी प्रकार एक एक पंक्ति में एक एक प्रश्न को आप इसी प्रकार डिफाइन करेंगे, उसके आगे समास ब्रैकेट में लिख देंगे। इस प्रकार ये प्रश्न आपका समाप्त हो जाएगा। अगली कक्षा में हम भाषा की पहचान यानी कारक की ओर बढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।